क्वेश्चन है एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सोशियोलॉजी लिख दिया, कुछ कंटेक्स्ट लिख दिया, कंटेक्स्ट आपका थोड़ा अलग होगा, बट लास्ट में हम लिख रहे हैं एजिटेशन या अनरेस्ट। हम एंड स्टेटमेंट की हमेशा इसी पॉइंट से किए जा रहे हैं। पेप्सी को सबको पता होगा, जो पोटैटो को लेके हुआ था इशू गुजरात में, और बोलेंगे ये इशू हुआ जो कर दी क्रिएट अनरेस्ट। मैं आपको जो आंसर प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, वहाँ से अच्छे से समझ लो कैसे करना। कंक्लूजन प्लस वे फॉरवर्ड, ये ट्रिक 40 मार्क्स 20 ठीक मार्क्स हैं, कोई गड़बड़ नहीं। एक्सीलेंट इंटीग्रेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडियन सोशियोलॉजीज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा थर्ड चैप्टर शुरू है, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर लिया, उसके बाद थ्योरी लेक्चर कर लिया, जहाँ पे हमने 10 पॉइंट फ्रेमवर्क को सीख लिया था, विजुअलाइज कर लिया था। आज हमारा फर्स्ट डे होगा आंसर राइटिंग का, जहाँ पे हम 10 पॉइंट फ्रेमवर्क को यूज़ कैसे मैप करते हैं आंसर्स में, वो देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है रूरल एरिया, इसके लिए हम जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उसे एक तो हमने एट्रीब्यूशनल कहा है या फिर इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि विलेजेस में जो इंस्टीट्यूशनल्स होती हैं, टोटल होलिस्टिक विलेज देखने के लिए 11 इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। ओके, वो इंस्टीट्यूशंस को हमने यहाँ पे डाला है। अब अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव नोट में आया तो पॉजिटिवली हम बताएंगे कि ये 11 इंस्टीट्यूट्स में कैसे स्ट्रेन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, या नेगेटिव टोन में आया तो कैसे स्ट्रेस या स्ट्रेन है वो बताते जाएंगे। ठीक है, एक एडवाइस होगी कि ये जो है हमारा फ्रेमवर्क, उसका 1 पेजर बना लो आप। ओके, क्योंकि आसानी होगी फिर 1 पेजर में क्या बनाना है, बस 11 पॉइंट्स हमारे 11 इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ पे हम कौन सा की थिंकर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 1 पेजर बन जाएगा इससे। ठीक, कंटेक्स्ट कैसे पुट करना है वो आंसर राइटिंग धीरे धीरे करके आ जाएगा। पहले ये तो अच्छे से टिप ऑफ द टंग हो जाए आपके। ओके, तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हम हर एक पॉइंट अच्छे से देख लिए हैं, बट अभी जस्ट आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके, 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट था हमारा पॉइंट सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। यहाँ पे हमने एमएनएस को यूज़ किया था, एमएनएस की डोमिनेंट कास्ट कंसेप्ट। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव में आया तो हम बोलेंगे जो डोमिनेंट कास्ट है वो कैसे कॉर्नर कर देती है बेनिफिट्स को, या अगर नेगेटिव पॉजिटिव टोन में आया तो डोमिनेंट कास्ट के अराउंड सेंटर कैसे रूरल एरिया कैसे बिल्ड होता है वो बताएंगे। ठीक, सेम किनशिप फैमिली एंड मैरिज में यहाँ पे हम यूज़ किए थे इरावती कर्वे को। इरावती कर्वे का कौन सा कंसेप्ट था, फैमिली इंश्योरेंस। तो फैमिली इंश्योरेंस कैसे रिवर्स माइग्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, या इवन कुछ इश्यूज़ आए जैसे डिज़ास्टर, ड्रॉट, वो कैसे मैनेज करता है फैमिली, ये सब हम यहाँ पे बताएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा था AR देसाई का। AR देसाई का पॉइंट हम सिंपल रखेंगे कि कैपिटलिस्ट इन्फ्यूजन कैसे होता है एग्रीकल्चर में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया वो बता के, या स्टेट कैसे कर्ब कर रहा है कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर में, जैसे MSP देखें। MSP तो प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम है प्योरली, तो वो सब हम यहाँ पे कहेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा आंध्र बेते का पॉइंट है पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ पावर। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कास्ट, क्लास एंड पावर का जो मॉडल है आंध्र बेते का। एक बढ़ गया दूसरे कम हो जाते हैं तो कैसे स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी आती है, वही हम यहाँ पे बताएंगे, जिससे इश्यूज क्रिएट होते हैं रूरल एरिया में। ओके, ऐसी कंसेप्ट हमने यूज़ की थी सोशल मूवमेंट में, वो थी स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी, यानी ब्रूम्स एंड लिंस्की की। ओके, बट वो यहाँ पे वहाँ पे यूज़ कर ली थी, तो यहाँ पे हम आंध्र बेते पे रहते हैं, और आंध्र बेते एक प्रोमिनेंट थिंकर है रूरल एरिया के लिए। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है रिचुअल, रिलीजियस एंड रिचुअल लाइफ की जो कंसेप्ट है पोल्यूशन एंड प्योरिटी, लुइस डुमो का, वो कंसेप्ट को रिलीजन कैसे सैंक्शन करता है या लेजिटिमाइज करता है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे और उसके इश्यूज देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6th पॉइंट हमारा होगा सोशल मोबिलिटी एंड चेंज। सोशल मोबिलिटी में जो कहा था ना 1950 के बाद 3 ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग विलेज को स्टडी किया था। तो जो हमारे FG बेली थे, उन्होंने उड़ीसा का जो बिसीपारा विलेज था वहाँ पे स्टडी की थी, और उन्होंने कहा था कि जो एक्सटर्नल चेंजेस है, फॉर एग्जांपल स्टेट डेवलपमेंट,
उसके वजह से इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से सोशल मोबिलिटी तो हो रही है रूरल विलेजेस में, बट ये अनइक्वल है एंड अनइवन है, ये हम यहाँ पे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था बी आर अम्बेडकर जी का इंक्लूजन एक्सक्लूजन पैटर्न। बी आर अम्बेडकर जी ने विलेज को लोकलाइज सिंक बोला था, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे आप अभी नोट्स बना रहे हो तो वही करना है कि बी आर अम्बेडकर लिख दिया, विलेज के लिए क्या उन्होंने कहा था लोकलाइज सिंक, वो पॉइंट लिख दिया, और वहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन पैटर्न हम यूज़ करेंगे, वो हम बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कास्ट के लिए हम ना टोटल 3 बार हमने कास्ट का अलग अलग फॉर्म देखा। एक बार यहाँ पे हम देखे डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। रिलीजियस एंड हायरार्की में हमने देखा हायर कास्ट, के हायर कास्ट कैसे पोल्यूशन एंड प्योरिटी का कंसेप्ट यूज़ करती है विलेजेस में। ओके, और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में हमने देखा कि कैसे दलित कास्ट को दिक्कत फेस करनी पड़ती है विलेजेस में एक्सक्लूजन की, ठीक है। तो टोटल हमारे 11 पॉइंट्स हैं ना, बट इवन 20 मार्कर्स में हमारे 8 या 9 पॉइंट्स ही यूज़ होंगे, वो भी एकदम आप कंसाइज करके लिखे तो बाकी पॉइंट्स यूज़ नहीं होने वाले। बट 11 पॉइंट्स हमने देखे रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप यूज़ कर लोगे कि कास्ट में कौन सा यूज़ करना है, MNS या लुई डूमो या फिर अम्बेडकर जी। आप अगर कुछ नहीं आए तो तीनों भी आराम से कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि तीनों में भी हमने अलग अलग डायमेंशन बताया। यहाँ पे श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट बताया, ये बस रिलीजियंस के अराउंड नहीं होता, हमने थ्योरी लेक्चर में देखा न्यूमरिकल स्ट्रेंथ, कोऑपरेटिव, LHG सब होता है। ये प्योरली रिलीजियस के अराउंड है और ये प्योरली दलित के अराउंड है, ठीक है। जो लोअर कास्ट होगी वहाँ की, बस दलित नहीं ST हो गई, SC हो गई, उनके अराउंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था रोल, कितने पॉइंट हुए अभी हमारे 6, 7, 8। ओके, 8 पॉइंट हमारा था रोल ऑफ स्टेट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दुबे जी को, ठीक। तो दुबे जी ने क्या कहा था, दुबे जी की स्टडी हमने क्या कहा था कि बस ऑब्जर्वेशन बेस नहीं थी, इंटेंट बेस भी थी। और इंटेंट क्या था कि विलेज का डेवलपमेंट कैसे हो। अगर स्टेट इंटरवेंशन कुछ भी दिखाना है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि MG नरेगा के वजह से विलेज में अच्छा हुआ, नहीं, वहाँ लिखेंगे कि SC दुबे का जो इथनोग्राफिक स्टडी था विलेजेस का, उससे हमें इंटेंट पता चलता है, उससे हमें डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंटेंट पता चलता है, जो हमने MG नरेगा में भी देखा। ओके, ऐसे लिखेंगे, करेक्ट करेंगे, आंसर राइटिंग से आ जाएगी वो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था 9 पॉइंट है कल्चरल आइडेंटिटी एंड विलेज इमेजिनेशन। ये पॉइंट हमारा था आशीष नंदी का, ठीक। आशीष नंदी क्या कहते हैं कि जो इवन अर्बन में जो रहते हैं वो जो विलेजेस के देखते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि विलेज तो बहुत साफ़ सुथरा होता है, विलेज में हारमोनी होते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। विलेज में अच्छे लोग रहते हैं, नॉटी लोग नहीं रहते हैं, ऐसी होती है इमेजिनेशन। आजकल में देखा होगा जो ईडी की रेड पड़ी है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ममता बनर्जी ने यूज़ किया था वर्ड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत नॉटी हो रही है, ठीक है। वही ये विलेज में भी नॉटी लोग मिलते हैं, ये आशीष नंदी हमें बताते हैं, ठीक है। तो वही से यूज़ करेंगे हम यहाँ पे ये वाली कंसेप्ट आशीष नंदी की, कि जो चल रहा है सब हारमोनियस तो नहीं है, दिक्कत तो विलेजेस में भी है। नेक्स्ट पॉइंट 10 पॉइंट हमारा आएगा वंदना शिवा का, जानबूझ के 10th रखा है क्योंकि लास्ट के और फर्स्ट के पॉइंट आप नहीं बोलते हो। ओके, तो वंदना शिवा का इकोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ ही करेंगे कि कोई भी स्कीम आई या कोई भी स्ट्रेस आया तो इकोलॉजी कैसे हैंडल करती है विलेजेस को, या इवन विलेजेस कैसे इम्पैक्ट करें निगेटिवली इकोलॉजी पे, वो हम यहाँ पे देखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11th पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट है जैन ब्राह्मण का। जैन ब्राह्मण ने क्या कहा था, रिवर्स सर्कुलर माइग्रेशन कहा था फुटलूज लेबर में, कि जो विलेज के लोग हैं वो शहर में तो जाते हैं बट वहाँ पे भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तब उनके नेबर्स हो गए, घर वाले हो गए, उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यही सिंपली जैन ब्राह्मण ने हमें कहा था, ठीक है। तो इवन टेक्नोलॉजी में ये पॉइंट अच्छे से यूज़ होगा, कैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो मेकनाइजेशन बढ़ जाता है, लेबर की ज़रूरत कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो वही फिर से रिवर्स सर्कुलर माइग्रेशन शुरू हो गया, फुटलूज लेबर का कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का भी सेम कि एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं, लोग अर्बन सिटीज़ में रहना चाहते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि पोल्यूशन है, वो दिक्कत बहुत है, वापस आ जाते हैं।
तो वो सब हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो रिकैप हो गई हमारी 11 पॉइंट। आई होप आपका भी फ्रेमवर्क हो गया होगा। लेट के मत देखो, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ, बैठ के नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग करो। और अगर आप फिर भी हम एक बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम ही सोशियोलॉजी कर रहे हो, फिर भी आपको अलग क्लासेस करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आइसोलेशन में पढ़ा रहे हैं। एक चैप्टर को कंप्लीट करके रख लो, ऐसा वाला। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का कनेक्शन आगे या पीछे होगा, नहीं, वैसा नहीं है। तो बस एक कोई बुक उठा लो, एक चैप्टर पढ़ लो। एक चैप्टर पढ़ने को आराम से आपको 2-3 आवर में हो जाएगा। कोई नोट्स मत बनाओ उसमें कहाँ है, बस वो कंसेप्ट सीख लो या थोड़ा सा देख लो चैप्टर में गए, ठीक है। और फिर आके लेक्चर देखो, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। ओके, आंसर जब हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था तब ये सब PYQ देखे थे ना, याद है? वहाँ पे हमने टोटल 6 स्लाइड्स में PYQ दिखाए थे B सेक्शन के लिए, 3 स्लाइड्स, एंड 1, 2, 3 स्लाइड्स C सेक्शन के लिए। ये स्लाइड है फर्स्ट वाली। ओके, हम जाएंगे भी ऐसे ही, तीनों कर लेंगे, फिर तीनों कर लेंगे, बट B and C अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है। विलेज के अंडर हम पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड आज कर लेंगे हम कंप्लीट। क्वेश्चन है, एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इंडियन रूरल सोसाइटीज फैक्शन रिडन सोसाइटी, डिस्कस, ठीक। एग्जामिन द चेंजिंग इनिशिएटिव्स ऑफ लैंड के लिए एक माइनर फ्रेमवर्क हम बताए थे। ओके, अभी हमारा जो मेजर फ्रेमवर्क शुरू है वो हो जाए, उसके बाद हम माइनर में आके ये जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं लैंड के, वो अच्छे से माइनर से कर लेंगे। ओके, बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आंध्र प्रदेश स्टडीज़। जब भी स्कॉलर आएगा हम फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि जनरलाइज नहीं बनाना है स्टडी को। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे वो उसके लिए हम आएंगे, मतलब जो अभी तक आए हैं 12 ईयर्स में शायद 4 बार आया है क्वेश्चन ऐसे आइसोलेटेड, वो उसका 1 पेजर दे देंगे। फिर भी जो आपके टोटल शायद 25-27 क्वेश्चन है, उसमें 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन हम फ्रेमवर्क से ही करेंगे, और इसमें भी अराउंड 20 क्वेश्चन हमारे मेजर फ्रेमवर्क से ही होंगे। माइनर के जो 4-5 क्वेश्चन है वो, मतलब ये फ्रेमवर्क ही बहुत अच्छा है, लैंड का आपका बहुत जगह यूज़ हो जाने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। हमने पहले भी कहा था, अभी भी बता रहा हूँ, GS के क्वेश्चन से सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि 1 लाइनर ही होते हैं, ज़्यादा समझने का नहीं है। आपको जो आता है पुटअप करके जाओ, मतलब फ्रेमवर्क है जो पुटअप करते जाओ, ठीक। बट थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या पूछा है। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि एग्जामिन रूरल अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके, अगर ये पूछता तो हम क्या करते, एग्जामिन रूरल अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है 60-40 फ्रेमवर्क, मतलब 60% फेवर में बताओ कि हाँ रूरल में अनरेस्ट है, एंड 40% अगेंस्ट बताओ कि नहीं अनरेस्ट नहीं है, हार्मनी भी है, ठीक है। बट यहाँ पे वो नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब कि क्वेश्चन बता रहा है कि रूरल अनरेस्ट तो है ही कंटेम्प्रेरी इंडिया में, वो क्वेश्चन मान के चल रहा है। अब आपको बताना है कि क्या फैक्टर्स है वो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं, मैक्सिमम हम 80-20 यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क, कि 80% अगर दिखाओ फेवर में कि अनरेस्ट है, और जाते जाते एक पैराग्राफ एंटीथेसिस का लिख दो। ओके, तो ये हो जाएगा। आगे जब लास्ट में मैं बताऊँगा आपको कि एंटीथेसिस का पैराग्राफ सोशियोलॉजी में कैसे लिखते हैं, एक हैक बताऊंगा, ठीक है। बट लाइन से ही जाते, एक साथ में नहीं बताऊंगा। तो फिर से अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते। अब हमने क्वेश्चन समझ लिया था। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इन शॉर्ट ये हमें बता रहा है आपका जो 11 पॉइंट फ्रेमवर्क है वो कैसे अनरेस्ट कर रहा है ये बताओ, क्योंकि हमने बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो फ्रेमवर्क बना हुआ है, वो PYQ से ही बना हुआ है। PYQ से आया फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क ही यूज़ करें PYQ में, तो एकदम डिमांड अच्छे से मैच होने वाली है। तो क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है, ये फैक्टर्स क्या हैं हमारे जो 11 पॉइंट्स हैं ना, यही सब ये फैक्टर्स है। ओके, तो हम जैसे जैसे फ्रेमवर्क बताते जाएंगे, फ्रेमवर्क का एक एक पॉइंट बताते जाएंगे, वही हमारे फैक्टर है, तो उसी से हम बताएंगे कि अनरेस्ट कैसे। ओके, सिंपल इनफ। सो फर्स्ट कंक्लूजन में विलेज के कंक्लूजन लिखना थोड़ा आसान है फ्रेमवर्क से। क्यों?
ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन आने वाला है वो है आइडेंटिटी कार्ड। इसे हम आइडेंटिटी कार्ड क्यों कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पता है सबको कि पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके बाद हमने जाके प्रीएम्बल लिखा। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा क्या रखना है क्या नहीं वो सब फाइंड आउट कर लिया, जब माइक्रो एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद उसको समराइज़ करना आसान हुआ। तो प्रीएम्बल एकदम आइडेंटिटी कार्ड जैसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की में क्या लिखा हुआ है हमारे, ये इससे हमें पता चलता है। तो हमारा जो विलेज का इंट्रोडक्शन होगा वो भी वही होगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन आपका सॉर्ट आउट हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क फिक्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स है, तो हमें एग्जैक्टली पता है हम आगे क्या लिखने वाले हैं। बस वही पॉइंट यहाँ पे डालते जाने, राइट। तो समय आपका एक आइडेंटिटी कार्ड अच्छे से बन गया, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप आगे क्या लिखने वाले हो। ठीक, तो विलेज के सब क्वेश्चन में हम यही यूज़ करेंगे, डेटा यूज़ नहीं करेंगे। अगर बहुत ही आपको लगा कि डेटा यूज़ होगा ही, मतलब एकदम मैच हो रहा है, तब डाल दो ये डेटा, कोई दिक्कत नहीं। बट जनरली हम यही आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करते जाएंगे। क्यों? पॉपुलेशन डायनामिक्स में हमने देखा था कि डेटा के बारे में उन्होंने कहा था, यूपीएससी ने पॉइंट ए में था ना, पॉपुलेशन साइज़ क्या होती है या कहाँ रहती है ये वो सब, तो वो डिमांड कर रहा था। बट यहाँ पे वैसा है नहीं। और पॉपुलेशन डायनामिक्स से क्वेश्चन भी वैसे पूछते हैं, जैसे सेक्स रेशियो स्क्यूड क्यों है वो बताओ, माल न्यूट्रिशन क्यों है वो बताओ, तो वहाँ पे डेटा फिट बैठता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे, एग्जामिन द फैक्टर, मतलब थोड़ा एनालिटिक है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो भी वैसा ही होना चाहिए। तो अनरेस्ट क्यों है, ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे रूरल इसमें, कि जो पहले से इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जैसे कास्ट हो गया, क्लास हो गया, उनमें स्ट्रेन आ रही है। और स्ट्रेन क्यों आ रही है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है ये सब, वो तो उनमें तो स्ट्रेन आ रही है, बट उनको एक कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट्स आ नहीं रही है, और पिछली इंस्टीट्यूट है ट्रेडिशनल, वो स्ट्रेन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, वो उसके वजह से रूरल अनरेस्ट हो रही है। यही हम आगे लिखने वाले, हर एक इंस्टीट्यूट दिखा के, जैसे किनशिप हो गया, क्लास हो गया, तो कंक्लूजन भी वही दे देंगे। ठीक है, थीम यही होंगे, वर्ड्स आपके थोड़े से चेंज हो सकते हैं ये वो। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। और एक बात, इंट्रोडक्शन लिखते हुए आइडेंटिटी कार्ड तो हम समझ गए, जो क्वेश्चन में वर्ड्स है ना वही लिखो, मतलब वही एक दो जो कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कंटेम्प्ररी इंडिया, रूरल अनरेस्ट। ओके, तो यही वर्ड्स हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, जिससे एग्जामिनर को भी लगे कि इसी का है। फॉर यूपीएससी के आंसर राइटिंग में नॉर्मल इवैल्यूएशन सर्च होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? अगर आपने एक फैक्ट लिखी है या एक थ्योरी लिखी है, उसे 0.5 मार्क्स देना है। ओके, जनरली 0.5। जो आपका सोशियोलॉजी होता है उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0.5 की जगह 0.55 या 0.6 तक जाता है। ओके, ये एक हो गया। और दूसरी ट्रिक होती है, अगर आपने पूरा आंसर पढ़ा, अगर एक एक पॉइंट पढ़ा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अगर इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद बिना क्वेश्चन देखे आप क्वेश्चन को गेस कर पाए, या फिर पूरी बॉडी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया मोटा मोटी कि क्वेश्चन क्या होगा जिसके लिए ये बॉडी लिखी, तो आपका आंसर सही है, आपकी डिमांड अच्छे से मैच होती जा रही है। ठीक है, कहीं आवाज़ देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं, मतलब कंटेंट सही है या नहीं क्वेश्चन की जगह। आप खुद पढ़ लो ना, खुद पढ़ लो, समझ में आ जाता है, खुद पढ़ लो और फिर उससे एक मोटा मोटी क्वेश्चन देखो और वो देखो क्वेश्चन वही है ना, अगर सेम है तो आप सही जा रहे हो। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ट है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया, रूरल अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यही के वर्ड वाले रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, जो हमने बताया कहाँ, वेयर ट्रेडिशनल रूरल इंस्टीट्यूट्स, हमारी 11 इंस्टीट्यूट्स या 11 फैक्टर्स फेस क्राइसिस विदाउट प्रोपोर्शनल इमरजेंस ऑफ स्टेबल अल्टरनेटिव डिसरप्टिंग इक्विलिब्रियम ऑफ रूरल सोशल ऑर्डर। जो था वही हम लिखें, मतलब जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड हो गया हमारा। ओके, अब हम आते बॉडी पे। बॉडी के लिए जो हम करते हैं हेडिंग डाल देंगे, और फर्स्ट पॉइंट है हमारा एमएनएस। एमएनएस का कौन सा पॉइंट है? डोमिनेंट कास्ट। ओके, तो अब देखो, अब जो हमारा सोशियोलॉजिकल का लॉजिक है ना, सोशियोलॉजी का यही रहेगा कि डोमिनेंट कास्ट के अराउंड हम फर्स्ट पॉइंट बताएंगे। बट आपके दिमाग किस साइड जा रहा है उस हिसाब से आपका कंटेक्स्ट चेंज हो सकता है थोड़ा। यहाँ पे आप ये हो सकते हैं कि रूरल अनरेस्ट क्यों है, क्योंकि जो डोमिनेंट कास्ट है वो कॉर्नर कर लेती है बेनिफिट्स को।
ओके इसलिए अनरेस्ट हो जाती हैं क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। या सेकेंड पॉइंट आप बता सकते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट है उसका खुद का इरोजन हो रहा है। ओके और जब डोमिनेंट कास्ट का इरोजन होगा तो क्या होगा, डोमिनेंट कास्ट में एक डिप्रेशन की या शेयर्ड ग्रीवियंस आ जाएगा, राइट। और शेयर्ड ग्रीवियंस से क्या होता है, कलेक्टिव एक्शन, और कलेक्टिव एक्शन से होता है मोबिलाइजेशन, जो हमने सोशल मूवमेंट में पढ़ा, राइट। तो वही एक तो ये पॉइंट लिख लो, ऐसे इरोजन हो रहा है। और ये अगर इरोजन हो रहा है डोमिनेंट कास्ट का तो वो कैसे बताओगे आप, जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि डोमिनेंट कास्ट है वो जनरली लैंड के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो लैंड फ्रैगमेंटेशन लिख दो यहाँ पे कि लैंड फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, उसके वजह से इरोजन हो रहा है। नहीं, ऐसे आते हैं कि डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट का इरोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है, लैंड फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। और उसके बाद ग्राउंडेड भी तो करना है, तो ग्राउंडेड कर दो। कैसे, मराठा का एग्जांपल दे दिया कि मराठा को लेके या जाट को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यही तो सब हो रहा है वहाँ पे, तो हम लिख दिए। अगर आप यहाँ जा रहे हो कॉर्नर्ड बेनिफिट, तो यहाँ पे आपको स्कीम लिखनी पड़ेगी। स्कीम लिख के बताऊँ कि कैसे, जो वेस्टर्न यूपी की न्यूज़ आई थी ना कुछ, पीएम आवास योजना में जो वेस्टर्न यूपी में 2 कम्युनिटी में कुछ हो गया था स्टेट रिसोर्सेज के लेके, तो वहाँ पे ये बता सकते हो कि डोमिनेंट कास्ट कॉर्नर करें। आपकी मर्जी, दोनों साइड आप जाओ, बट अगर एक मुझे खुद को चूज़ करना हो तो यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे थीम अलग है। हम सीधा यही बता रहे हैं कि डोमिनेंट कास्ट इरोड हो रही है, बट यहाँ में हम बता रहे हैं कि डोमिनेंट कास्ट बाकी सब इरोड कर रहे हैं कॉर्नर बेनिफिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है डोमिनेंट कास्ट में बताना, और इसके लिए एग्जाम्पल भी है ना हमारे पास, मराठा जाट, तो ठीक रहेगा ये। तो इसे ही हमने कैसे लिखा, अभी ये देखो, ये हमने हेडिंग डाल दी जैसी है वैसे, और पॉइंट आ गया, श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट टेसिस इज एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू लैंड फ्रैगमेंटेशन, ओके, डिस्टेबलाइज या इरोड विद 86%। डेटा हमको जीएस से सबको याद होगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मल कितना है वही लिख दिया, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन हो गया, और नीचे हमने एक ऐसे डायग्राम बना दी छोटी से, ठीक। ये डायग्राम हम क्यों बना पाए, क्योंकि हमारा सोशल मूवमेंट ये टॉपिक अच्छे से हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप डायग्राम भी मत बनाओ, बट आपके पास नॉलेज तो है ना सोशल मूवमेंट का, और फ्रेमवर्क से एकदम पक्का हो गया है वो नॉलेज, तो डाल दो ना यहाँ पे, क्या जाता है। पहले बताओ कि शेयर्ड ग्रीवियंस क्या है, डोमिनेंस लॉस हो गया, फिर कलेक्टिव एक्शन हो जाती है, फिर मोबिलिटी जाती है, और मोबिलिटी ही है एजिटेशन, ठीक है। तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे एक पॉइंट देखो, हम पूरे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी लिख दिया, कुछ कंटेक्स्ट लिख दिया, कंटेक्स्ट आपका थोड़ा अलग होगा, बट लास्ट में हम लिख रहे हैं एजिटेशन या अनरेस्ट, ओके। हम एंड स्टेटमेंट की हमेशा इसी पॉइंट से किए जा रहे हैं, ठीक है। और स्टार्ट करें सोशियोलॉजी से, डिमांड मैच होती जाएगी वैसे, ओके। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, किनशिप का था ना, इरावती कार्वे का, ओके। अब इरावती कार्वे का हम यहाँ पे क्या पॉइंट बता सकते हैं कि अनरेस्ट कैसे हो रही है। यहाँ पे हम रिवर्स माइग्रेशन बता सकते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन के वजह से क्या हो रहा है, जो लोग हैं सिटी में गए हुए वो अब वापस आ रहे हैं, जैसे कोविड-19 में हुआ। और जो फैमिली होती है, फैमिली एज ए इंश्योरेंस काम करती है, तो फैमिली पे केयर बर्डन बढ़ जाता है, ओके। ये लोग आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ कर लो फैमिली इंश्योरेंस के लिए, यहाँ पे इवन आप ये यूज़ कर सकते हो कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इसलिए एग्रीकल्चर में रिवर्स माइग्रेशन होता है, तो वो बता सकते हो। या यहाँ पे इरावती कार्वे के साथ और एक थिंकर जोड़ सकते हो, एम शाह ने बताया था, नोट डाउन कर लो, अच्छे थिंकर है, न्यूक्लियराइजेशन, कि फैमिली का न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, इसलिए जो केयर बर्डन आ रहा है वो बस वुमन पे आ रहा है, ओके। ये सब तो थेरी हो गई सोशियोलॉजिस्ट की ना, बट एक बात समझो कि आप के घर में अगर कोई आता है रिलेटिव्स, तो क्या होता है, ज़्यादा काम किस पे पड़ता है, आपकी जो माँ होगी, मदर होगी, उन पे ज़्यादा काम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि खाना उनको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, घर के काम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, क्यों ये, क्योंकि केयर बर्डन सब वुमन पे होता है ना, तो वुमन पे स्ट्रेस बढ़ जाती है। और अगर घर में जो औरत है, आपकी मदर होगी, वाइफ होगी, वो जब स्ट्रेस में आती जाती है तो फैमिली भी स्ट्रेस में आती है। तो वही तो हम बताएं रूरल अनरेस्ट। रूरल मतलब क्या, कैसे बनता है ये, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, डोमिनेंट कास्ट एक हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है।
तो ये पॉइंट हो गया हमारा, मतलब अच्छे समझे इरावती कार्वे का कैसे किया। यहाँ पे जैसे हमने कंटेक्स्ट बोला, डिस्गाइज का डालो, केयर बर्डन का डालो, जानबूझ के हमने वुमन का यूज़ किया क्योंकि आगे जो AR देसाई का है वहाँ पे हम एग्री यूज़ ही करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे केयर बर्डन का यूज़ कर लिया। सो कर्वे, इरावती कार्वे viewed kinship as rural social insurance, right? बट न्यूक्लियराइजेशन अहमशहा एक रिपोर्ट डाल दी है। ये जो हम बता रहा हूँ ना मैं कंटेक्स्ट थोड़ा थोड़ा वो नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि आप आगे आगे देखोगे फ्रेमवर्क में वही एग्जांपल यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत वैरायटी ऑफ एग्जांपल लगेंगे, तो ये ढूंढ के अच्छे एग्जांपल निकाले जो थिंकर से मैच हो रहे हैं, तो यूज़ कर लो आप, ठीक है। अहमशहा का ऑब्जर्वेशन था और एजिंग रिपोर्ट ने भी ये अपहोल्ड किया कि जो फेमिनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से अंडररेस्ट हो रहा है। फिर देखो वही कि हम लास्ट में लिखे अंडररेस्ट, स्टार्टिंग को लिखे ये, तो स्टार्टिंग का आपका सोशियोलॉजी तो वही रहेगा, कंटेक्स्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा और कंटेक्स्ट के हिसाब से लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा है वहाँ पे लिख दो अंडररेस्ट, ठीक है। अगर कुछ पॉजिटिव पूछा होगा तो वही एंड आप पॉजिटिव से कर दोगे, रिपोर्ट आप पॉजिटिव दोगे, बाकी सब सेम रहेगा। आसान लग रहा है, आसान ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, बट वही है ये एकदम रटना चाहिए, रट के एकदम दिमाग में आना चाहिए, तभी होता है वो टाइम प्रेशर में पॉसिबल। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, इरावती कार्वे हो गए, फिर थे AR देसाई। ओके, AR देसाई का पॉइंट क्या था, कैपिटल इन्फ्यूजन। कैपिटल इन्फ्यूजन अगर हो गया किसमें, एग्रीकल्चर में, तो क्या होगा, प्राइस सिक्योरिटी नहीं रहेगी, डोमिनेंस आ जाएगा कैपिटलिस्ट का, ओके, एंड मार्जिनलाइज हो जाएंगे फार्मर, ओके। तो वही अगर फार्मर मार्जिनलाइज हो गए तो क्या हो गया, अनरेस्ट हो गए, बस हम यही लिखेंगे, ओके। कोई भी एक दो पॉइंट हम देंगे कि कैपिटल इन्फ्यूजन बेस से कैसे हुआ, और उसके बाद हम एक एग्जांपल दे देंगे जैसे पेप्सिको का, ठीक। जो पेप्सिको सबको पता होगा, जो पोटैटो को लेके हुआ था इशू गुजरात में, और बोलेंगे ये इशू हुआ जो कर दी क्रिएट अनरेस्ट, ठीक है। आप समझ में आ रहा है आपको फ्लो कैसे, सोशियोलॉजी क्या सोशियोलॉजिकल इशू हुआ, एक रियल लाइफ एग्जांपल ग्राउंडेड करने के लिए, और उससे हो गई अनरेस्ट। सो देसाईज मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क मैनिफेस्टेड टुडे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वेयर कॉर्पोरेट कैपिटल रिस्ट्रक्चर एग्रेरियन रिलेशन, ओके। फिर से एक डायग्राम बना दी कि प्राइस असिमेट्री होती है, लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एग्जांपल दे दिया ग्राउंडेड करने के लिए, इज विजिबल इन द पेप्सिको पोटैटो फार्मर डिस्प्यूट इन सबरकांथा गुजरात, रिफ्लेक्टिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ एग्रेरियन कैपिटलिज्म लेड अनरेस्ट, ओके। सेम किया हम, कुछ चेंज नहीं किए। यहाँ पे नोट डाउन करना है आपको कि बस गुजरात में नहीं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ही सबरकांथा, क्यों। पेप्सिको का एग्जांपल हो सकता है कि काफ़ी लोग लिखें, पेप्सिको का लिखे तो आप एकदम ग्राउंडेड कर दो। जब आप लिखते हो ना गुजरात में, जब एग्जामिनर देखता है आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता है कि कौन सी है, ओके। और मैं बोल रहा हूँ कि बार बार यही सब एग्जांपल रखेंगे, तो एकदम कर लो ना याद, फ्रेमवर्क से तो आपका काम हो चुका है, तो आप एक्स्ट्रा जो +1 आप आ गए हो फ्रेमवर्क से, अब +2 जाओ, +2 कैसे जाओ, यही सब एकदम ग्राउंडेड कर दो आपके एग्जाम्पल को, कि आपके ग्राउंड की रियलिटी आपको पता है, ओके। तो साबरकांठा था गुजरात में, ये हो गया थर्ड पॉइंट। सो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट होगा आंध्रपेतिका, ओके। आंध्रपेतिका पॉइंट आते ही हमें दिमाग में क्या आता है, कास्ट, क्लास एंड पावर। हमें अनरेस्ट बताया हुआ है ना, और अगर जब पॉजिटिव आएगा तब हम ऐसा एग्जांपल लेंगे कि कास्ट भी, मतलब ये तीनों अप हो रहे हैं किसी कम्युनिटी के, ओके, मोबिलाइजेशन हो रहा है तीनों में, तब हम बताएंगे पॉजिटिव के लिए। बट अब निगेटिव बता रहे हैं तो हमें ऐसा एग्जांपल चाहिए जहाँ पे कास्ट अप हो रही है बट बाकी दोनों नहीं हो रहे हैं, या फिर क्लास अप हो रहा है बाकी दोनों नहीं है, पावर अप हो रही है बाकी दोनों नहीं। और जब ऐसा होता है तब हमने कहा था, आंध्रपेत ने हमें बताया था कि इनइक्वालिटी बढ़ जाती है या फिर डोमिनेंस आ नहीं पाता, या डिफ्रेंशिएशन तभी भी रहता है, ये हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं, क्लास का अगर एग्जांपल दिया, या फिर सपोज पावर का दिए, तो हम LHG का एग्जांपल दे सकते हैं। कैसे, LHG में डेमोक्रेटिक रोटेशन होता है,
ज़्यादा करके ना रिजर्वेशन वर्ड यूज़ मत करो। क्यों, मतलब क्यों नहीं, बट डेमोक्रेटिक रोटेशन ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। क्यों, क्योंकि जो एलएचजी की सीट है वो एक गांव में कैसे आती है, यहाँ पे एससी सीट होगी, ये कैसे वो अलग अलग गांव में चली जाती है ना, ये रोटेशन होता है। और ये रोटेशन क्यों होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उठाने के लिए। तो डेमोक्रेटिक रोटेशन एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि डेमोक्रेटिक रोटेशन की वजह से जो एससी एसटी कास्ट हैं उन्हें डेमोक्रेटिक पावर तो मिल गई है, बट फिर भी अभी भी उनकी क्लास कम है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, और इवन कास्ट में लोअर इसमें आते हैं, इसलिए वजह से डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, ठीक है। और ये डिफ्रेंसिएशन जो होता है कि पावर है कास्ट नहीं, उसके वजह से एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हाथरस का दे दो। ओके, हाथरस में क्या हुआ कि पावर मिल रही थी धीरे धीरे डेमोक्रेटिक रोटेशन की वजह से, बट जो हायर कास्ट थी उन्होंने कास्ट वायलेंस किया, क्योंकि रोकने के लिए उनका मतलब स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि वो हायर ही रहे ये लोअर ही रहे। ओके, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, या क्लास का भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो क्लास का, कोऑपरेटिव का दे दो कि कोऑपरेटिव की वजह से अभी सबको मिल रहा है पार्टिसिपेशन करने का, या एसएचजी की वजह से, एसएचजी की वजह से वुमेन का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, बट पेट्रियार्की अभी भी है, तो पावर डोमिनेशन अभी भी नहीं है, इसलिए अनरेस्ट हो रहा है स्टेटस इनकंसिस्टेंट की वजह से, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखे, बेतले स्टार्टिंग वही देखो, यहाँ पे भी वही करेंगे हम, नीचे लिखेंगे अनरेस्ट, स्टार्टिंग को लिखेंगे सोशोलॉजी। बेतलेट्स या आंध्रे बेतेट्स कास्ट क्लास पावर मॉडल शोज डेमोक्रेटिक रोटेशन डज नॉट डिसमेंटल, डेमोक्रेटिक रोटेशन डज नॉट मेंटेन ट्रेडिशनल पावर हायरार्कीज। ओके, सोशोलॉजी हो गई। अब कंटेक्स्ट, व्हेन सबाल्टर्न ग्रुप असर्ट लीगली डोमिनेंट कास्ट रिजॉर्ट टू कोएर्सिव डिफेंस, ठीक है। मॉडल में हम क्या बताए थे, देखो मॉडल को हम दो वेज में लिया। एक में लिया हम कि कास्ट एक बढ़ गया, बाकी सब नहीं बढ़ा, इसलिए जो जिस कम्युनिटी का बढ़ा उसके इंटरनली कुछ दिक्कत हो गई, मतलब इंटरनली स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी आ गई। या फिर ये बताएंगे कि जो एक बढ़ गया उसके वजह से जो दूसरी कम्युनिटी उसको दिक्कत हो गई उस वजह से, ठीक है, एक्सटर्नली। यहाँ पे हम एक्सटर्नल वाला एग्जांपल लिए, कैसे कि हाथरस वायलेंस इलस्ट्रेट पावर असर्शन ओवरराइडिंग फॉर्मल इक्वालिटी एंड प्रोवोकिंग रूरल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल वाला बताए कि किसी की कम्युनिटी का एक बढ़ गया, जैसे पावर या कास्ट बढ़ गया, तो दूसरी कम्युनिटी कैसे उन्हें वायलेंस फेस करवाती है, जिसकी वजह से अनरेस्ट होती है। या फिर ये बताओ, यहाँ पे एलएचजी का दे तो वुमेन सरपंच, ओके, अगर वो दलित सरपंच या वुमेन सरपंच, उनको फिर भी फ्लोर पे बैठना पड़ता है, हम देखे थे ना न्यूज़, और उसके वजह से इनकन्सिस्टेंसी या डिफ्रेंशिएशन की फीलिंग आती है, तो अनरेस्ट हो जाती है उस कम्युनिटी में, वो वाला देना। ओके, फोर्थ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट होगा लुई डेमो का। लुई डेमो का था रिलीजियस, ओके, रिलीजन एंड रिलीजन में इन्होंने कहा था पोल्यूशन एंड प्योरिटी, ठीक। तो पोल्यूशन एंड प्योरिटी की वजह से कैसे सोशल अनरेस्ट होती है वो हमें बताती है। तो पहले वही लुई डेमो का पॉइंट हम डाल देंगे कि लुई डेमो ने कैसे बताते हैं कि पोल्यूशन एंड प्योरिटी को रिलीजियस लेजिटिमिटी मिलती है, और उसके वजह से दो कम्युनिटी में कैसे डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, ठीक है। सेम वही बता रही है। अब यहाँ पे आप कंटेक्स्ट क्या डालोगे, आपकी मर्जी। टेम्पल एंट्री का डाल दो। तमिलनाडु में हुआ था ना टेम्पल एंट्री का, कि अभी भी टेम्पल एंट्री डिनाई की जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्पल में गए तो पोल्यूट हो जाएगा, टेम्पल ऐसे माना जाता है। या फिर वाटर का डाल दो, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिनाई होती है पोल्यूशन की वजह से, वो डाल दो, ठीक है। पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन एंड प्योरिटी कंसेप्ट। जैसे राजस्थान में एक 11 ईयर का किड था, उसको स्कूल में मार दिया था। क्यों, क्योंकि इसने इस जो बच्चा था वहाँ पे, उन्होंने जो अपर कास्ट के लिए वाटर रखा था उसको छू दिया था, टच किया था, या वहाँ से पानी पी लिया था। तो वो बता दो, अगर ऐसा हुआ आपके गांव में तो क्या होगा, अनरेस्ट नहीं होगी गांव में, होगी ना दो कम्युनिटी के बीच में। या ये भी टेम्पल एंट्री अनरेस्ट तो हुई, तो वो कहाँ हुई, विलेजेस, और वो कहाँ, पोल्यूशन एंड प्योरिटी की वजह से, ठीक है। मैच होती जा रही है हमारी डिमांड, बस वही है। लास्ट में हम कॉन्फ्लिक्ट डाल दिए, स्टार्टिंग में सोशोलॉजी कंसेप्ट डाल दिए, बीच में। और एक बात, जब भी आप ऐसा करोगे तब एग्जाम्पल के बाद
मतलब एग्जाम्पल मत लिखो मतलब समझो आराम से, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। जनरली टॉपर कॉपी में हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल AIR 7 में भी हमने ये देखा था। बट एक बात मानो कि ये जो टॉपर्स है ना, वो टॉपर कॉपी वो हो गए टॉपर, वो पुराने टॉपर है। अब उनके जैसा ही परफेक्ट करके हम सिलेक्शन एकदम अपने वश में नहीं कर सकते, हमें +1 या +2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। वो कैसे जाते हैं, वही एक एक जो माइक्रो पॉइंट है ना, वो समझते जाओ। हमने ये पूरा लिख दिया और फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल तमिलनाडु टेम्पल एंट्री, वैसा नहीं करेंगे। जनरली टॉपर कॉपी में भी हम देखते हैं ऐसा होता है, ओके। हम क्या करेंगे, जो कंसेप्ट है उसी को हम कनेक्ट करके लिखेंगे, मतलब उसी को ग्राउंडेड करने के लिए ये एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे। सब हमारा इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे किए ड्यूमो का जो होमो हायरार्किकस बुक लिखनी ज़रूरी है, कौन से बुक, ठीक है। Explain how ritual hierarchy legitimize social inequality. Okay, when Dalit challenges symbolic exclusion, ideological order is threatened. दलित टेम्पल एंट्री मूवमेंट, देखो एग्जांपल नहीं, हमने तेरे के बाद ही कंटेक्स्ट में डाल दिया। दलित टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन तमिलनाडु विलेज डेमोन्स्ट्रेट हाउ रिचुअल कंटेस्टेशन कन्वर्ट कल्चरल हायरार्की इनटू ओपन सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अगर आपको चाहिए तो ये लाइन भी हटा दो, व्हेन दलित, ये वाला। ओके, ऊपर थ्योरी लिख दिया हमने और नीचे कंटेक्स्ट को ही एग्जांपल में कन्वर्ट करके हम लिख दिया। पेप्सिको का भी देखो हम वैसे ही किए थे सर। पेप्सिको के वजह से कैसे एग्रीकल्चर अनरेस्ट हो गई है वो बताया। एग्रीकल्चर अनरेस्ट बता के फिर एग्जांपल में पेप्सिको नहीं लिखे हम, ठीक। डिफरेंस आ रहा है समझ में। सो 5th पॉइंट हमारा हो गया। अब तो 6th पॉइंट है FG वैली का पॉइंट क्या था, इन्होंने ओडिशा का विलेज किया था, बिसीपारा विलेज। ओके, ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिख दो, हाँ आंसर में अच्छा रहता है। तो ये क्या कहते हैं, जो भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन होता है उसके वजह से इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से मोबिलिटी तो होती है, बट मोबिलिटी होती है अनइक्वल या फिर अनइवन। ओके, अब एक्सटर्नल चेंज आप पे है, आप कुछ भी डाल दो। जैसे जनरली सपोज हमने स्टेट का डाल दिया, स्टेट का एक्सटर्नल इंटरवेंशन हुआ, तो हम कोई भी स्कीम बता देंगे यहाँ पे, और स्कीम के वजह से फ़ायदा तो हो रहा है बट उसके वजह से अनइक्वल और अनइवन हो रहा है। और ये हमें किसने बताया था, FG वैली ने, क्योंकि इनकी स्टडी 1960 में थी शायद। तब तक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आ गया था और इन्होंने बताया था कि स्टेट के वजह से हो तो रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस तो हो रहे हैं बट अनइक्वल है। तो ऐसा नहीं ना कि तभी रहेंगे, अभी भी सेम रहेगा, मतलब स्टडी तो अभी भी वैलिड रहेगी। तो वही बताएंगे, कोई भी स्कीम ले लो, अनइवन कैसा है वो बताओ। ओके, तो बेलिस एंटी हार्मोनी थेसिस, ओके, कि विलेज बस हार्मोनियस नहीं होता, एंटी हार्मोनियस भी होता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन इंटेंसिफाई फैक्शनल राइवली स्पेशली अराउंड स्टेट रिसोर्सेज। क्यों स्टेट रिसोर्सेज यूज़ किया? क्योंकि हम यहाँ पे स्कीम का बात कर रहे हैं, इसलिए स्टेट रिसोर्सेज यूज़ किया, ठीक है। अगर कैपिटलिज्म भी यूज़ कर सकते थे आप, कि कैपिटलिज्म की वजह से अनइवन हो रहा है, जो पीजेंट ग्रुप है और लैंड होल्डिंग है, वो भी कर सकते हैं, बट पहले कर चुके हैं ना हम एक बार, तो अवॉइड किया यहाँ पे। पंचायत लेवल कॉन्फ्लिक्ट और PM आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट इन ईस्टर्न, ये देखो ये ग्राउंडेड एग्जांपल नोट डाउन करना, कि ईस्टर्न यूपी में जो स्टार्टिंग में बताया था हमने PM आवास योजना की वजह से, वो ईस्टर्न यूपी था, ठीक। ईस्टर्न यूपी में कुछ दिक्कत हो जा रही है, मतलब रिसोर्सेज को लेकर। तो वही हम बताए ना कि इकोनॉमिक इंटरवेंशन से कुछ लोगों को घर मिल जाएगा, उनकी मोबिलिटी हो जाएगी, बट बाकियों को तो नहीं होगी, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पे भी देखा ना, पंचायत में देखा ना, पंचायत सीरीज़ में, कि पश्चिम फुलेरा और पूर्व फुलेरा, उन दोनों में दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो वही तो अनरेस्ट ही तो है वो स्टेट को लेके, बट वही पंचायत सीरीज़ के पॉइंट को FG बेले ने कहा था पहले। 7 पॉइंट हमारा है BR अम्बेडकर जी का। BR अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन शुरू है। और जब इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है तब क्या होगा, जो जिस कम्युनिटी ने एक्सक्लूजन किया वो कम्युनिटी और जो कम्युनिटी एक्सक्लूड हुई, उन दोनों में अनरेस्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर पिछला पॉइंट आप यूज़ नहीं किए हो, क्योंकि देखा ना हमने 7-8 पॉइंट ही यूज़ होने वाले हैं 20 मार्कर्स में, तो टेम्पल एंट्री का यहाँ डाल दो पॉइंट, या अगर आपको और कोई
कंटेक्स्ट पता है तो वो डाल दो, बस बी आर अम्बेडकर का थ्योरी यूज़ होगा और यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा हमारा लोकलाइज्ड सिंक विलेज के लिए। ओके फिक्स। तो अम्बेडकर ये वर्ड हमेशा हर एक इसमें आपका यूज़ होगा और एकदम अच्छा वर्ड है आंसर में लिखने के लिए, ठीक। जनरल वर्ड नहीं है, जनरल यूज़ का। कंटिन्यूड कास्ट एट्रोसिटी रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूशनल ये वो। द खैरलांची केस, ओके अच्छा पॉइंट है, लिख लो। इलस्ट्रेट्स हाउ डिनाइल ऑफ डिग्निटी जस्टिस कन्वर्ट, ओके ऑपरेशन। खैरलांची केस में क्या हुआ था, मर्डर हुआ था शायद, वो एक एससी फैमिली का या 4 एससी थे, एससी कम्युनिटी के, उनका मर्डर हुआ था। अपर कास्ट ने कुछ किया था शायद, उनकी 2020 या 21 में कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी है कास्ट एट्रोसिटी की वजह से, ठीक है। तो एक अच्छी केस है और अभी अभी मतलब 2020-21 में ही रिजल्ट आया है इसका, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये सब हुआ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की वजह से, क्योंकि विलेज सिंक ऑफ लोकलिज्म, ठीक। तो 7 पॉइंट हमारे हो गए, 8 पॉइंट है, अब आ गए हमारे एससी दुबे। एससी दुबे क्या कहेंगे कि कोई भी स्टेट की स्कीम होती है वो इंटरवेंशन के वजह से कैसे दिक्कत होती है। अब यहाँ पे आप कोई भी स्कीम ले लो, आपकी मर्जी। इवन आप कंस्ट्रक्शन वर्क भी ले लो, जैसे स्टेट नहर बताती है ना अलग अलग विलेजेस में, तो नहर का पानी तो ऐसा पड़ता है, अगर यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने ज़्यादा पानी ले लिया तो क्या होगा, यहाँ के फार्मर्स में अनरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वही हम बताएं, तो आपकी मर्जी, जो स्कीम आपको तब याद आए। जैसे मुझे नहर का आ गया अभी याद, वैसे सपोज आपको पीएम आवास योजना का ही आ गया, वो डाल दो। या इवन जो ये थी ना लाड़की बहन स्कीम महाराष्ट्र में, उसका डाल सकते हो कि लाड़की बहन की वजह से कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, बट कुछ लोग हैं उनको नहीं हो पा रहा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। या पीडीएस का डाल दो, जो मने, बट वही है, इसको कनेक्ट करते हुए आपको बोलना है कि जो दुबे स्ट्रेस इथनोग्राफी सेंसिटिविटी इन डेवलपमेंट, दुबे ने कहा था कि ये होना चाहिए, एससी दुबे जी ने कहा था ये होना चाहिए, बट रूरल पॉपुलेशन ट्रस्ट कम्युनिटी नेटवर्क्स मोर देन ब्यूरोक्रेटिक रिवेन्यू सिस्टम्स, ओके। और इन लैंड एक्विजिशन ये हम अब डाल दिए, ये वाला स्कीम को डाल दिया कि जो जेवार पोर्ट में यूपी में जो जेवार एयरपोर्ट हो रहा था उसके खिलाफ अनरेस्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वही कि इथनोग्राफिक सेंसिटिविटी नहीं रखी गई, ठीक है। कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा था, कुछ लोगों को नहीं हो रहा था लैंड एक्विजिशन के टाइम, इसलिए ये इशू हो गया। अगर यहाँ पे डालना है तो नियामगिरी प्रोटेस्ट भी डाल सकते हो। वेदांता की थी ना, वेदांता ने ट्राइबल में माइनिंग कुछ करने वाले थे, तो ट्राइबल ने कोर्ट में गए और कोर्ट में बंद करवा दिया ये माइनिंग, ठीक, वेदांता की, तो वो डाल सकते हो नियामगिरी माइनिंग। आपकी मर्जी, जो कंटेक्स्ट में आ रहा है, बट वही कनेक्ट कैसे करना है वो सीख लो कि दुबे का बताएंगे हम। इथनोग्राफिक सेंसिटिविटी इन डेवलपमेंट रखनी चाहिए। इथनोग्राफिक मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म का स्टडी, बस इतना ही। ऐसा नहीं आप जाके देखें और निकालें, इथनोग्राफिक मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म का या सब साइड से देखने का, ऐसा वाला स्टडी दुबे ने बताया ऐसा रखना चाहिए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में। और अगर ऐसा नहीं रखा तो क्या होगा, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, जैसे इस एग्जांपल में बताया था। फिर वही अनरेस्ट स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हमने दुबे का एग्जांपल ले लिया। अगर अब हमारा 9 पॉइंट है आशीष नंदी का। आशीष नंदी का पॉइंट डालने को थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसलिए जो सेंटेंस होगा उसको रट लो, ठीक। कोई शर्म की बात नहीं रटने के लिए, जो टफ लग रहा है आप रट लो, क्योंकि ये बहुत अच्छे थिंकर है और कोई ही लिखेगा, ऐसा लग नहीं रहा कोई लिखेगा इनको, ठीक। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो आशीष नंदी क्या बोले थे, विलेज इमेजिनेशन, कि विलेज को हम भी और जो विलेजर्स होते हैं वो भी एक इमेजिनेशन में देखते हैं कि हारमोनी है, हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को जानते हैं ये वो, और जब ये इमेजिनेशन टूट जाती है तब क्या होगा, अनरेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप कोई भी दे दो जो विलेज अच्छा है। इसके कैसे बता सकते हैं कि ये बोल दो कि विलेज प्रो एनवायरनमेंट भी होता है, ओके। बट राजस्थान में जो सोलार पार्क का प्रोजेक्ट था उसे तो रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वही लैंड एक्विजिशन ये वो कुछ इशू है। तो वही कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिखाता है कि बस विलेज कैसा लगता है, या विलेज का पोल्यूशन का डाल दो
कि हमें लगता है विलेज में पोल्यूशन नहीं है, बट माइक्रो इंडस्ट्री, कोई भी एग्जांपल दे दो, टाटा स्टील का दे दो जो उड़ीसा में है, अंगुल में है, राइट, जो आपका मन वो एग्जांपल दे दो और वो कह दो कि पोल्यूशन की वजह से, या जो अभी हुआ कहाँ पे, इंदौर में हुआ, इंदौर में वाटर पोल्यूशन की वजह से डेथ हुई ना, वो एग्जांपल दे दो कि इंदौर तो एक क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है, बट फिर भी वाटर पोल्यूशन की वजह से इतने मर गए वहाँ पे, मतलब इतना ट्रेजेडी हो गई वहाँ पे। तो वही ना, जो हमारी इमेजिनेशन की थी इंदौर ठीक ठीक होगा, वो हमारी ब्रेक हो गई, और जब भी ऐसी इमेजिनेशन ब्रेक होती है तब अनरेस्ट हो जाती है, जैसे इंदौर में हो रही है अभी। तो दुबे का हो गया ना हमारा पॉइंट, नंदी का शुरू था। सो नंदी क्रिटिक द रोमांटिसिज्म ऑफ विलेज एज हारमोनियस व्हेन लिव्ड रियलिटी कॉन्ट्राडिक्ट दिस मीट डिसेंट इंटेंसिफाई। ओके, ये याद कर लो, मतलब वर्ड्स नहीं, थीम याद कर लो कि कैसे हम जोड़ रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट अगेन सोलर पार्क, ये राजस्थान वाला एग्जांपल कि सोलर पार्क जो कल्चर नॉस्टैल्जिया था हमारा, कि राजस्थान तो बहुत सारे एनवायरनमेंट मूवमेंट ये वो भी हुए हैं वहाँ पे, तो प्रो एनवायरनमेंट है वो, बट ये जो टूट जाता है ये इल्यूजन, तब रेजिस्टेंस हमें दिखता है। आशीष नंदी का पॉइंट था ये। 10 पॉइंट, अब हम लास्ट में जा रहे हैं, ये पॉइंट हमें लिखना ही है वंदना शिवा का। वंदना शिवा का पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, कि इकोलॉजी डिस्ट्रेस हो रही है, और इकोलॉजी डिस्ट्रेस की वजह से अनरेस्ट कैसे दिखानी है, तो क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि ज़्यादातर लाइवलीहुड डिपेंडेंस होता है इकोलॉजी पे, और अगर इकोलॉजी ही डिस्ट्रॉय हो गई तो लाइवलीहुड भी डिस्ट्रॉय होगा, और उसकी वजह से हमारी हो जाएगी अनरेस्ट। बस यहाँ पे एक एग्जांपल डालना है आपको कि लाइवलीहुड कैसे ये होता है, जिसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बता दो, फॉरेस्ट राइट एक्ट बता दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि शिवाज इकोलॉजी फ्रेमवर्क गेन्स रिलेवेंस एज 20-25% सेंट्रल इंडिया में, ये पॉइंट अच्छा है, लिख लो, ठीक है, कि 20-25% जो हाउस होल्ड है सेंट्रल इंडिया में वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, बट क्लाइमेट शॉक, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी, इन वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस हो जा रहा है। जैसे हम देखें बस्तर प्लेटो में, बस्तर में क्या है, देखो आपको बस्तर का एग्जाम्पल पता भी नहीं होगा, आपको पता है कि आपको लाइवलीहुड लिखना है। ज़्यादातर ट्राइबल कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, तो बस उनका एक एग्जांपल डाल दो, आपकी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे, सही बैठेगा। बस्तर डाल दो, या नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया डाल दो, जैसे शिलोंग प्लेटो डाल दो, ठीक है, या फिर मणिपुर का एरिया डाल दो, उसके वजह से अनरेस्ट हो रही है उस जगह पे, वो बता रही है। ओके, 11 पॉइंट हमारा अब है जैन ब्रेमन का। जैन ब्रेमन में क्या कहते हैं, अगर ये रूरल एरिया है और ये अर्बन है, तो यहाँ पे सर्कुलर माइग्रेशन होता रहता है, गया फिर आया। इसे कैसा क्यों होता है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए फुटलूज लेबर प्रोड्यूस होता है। ओके, और फुटलूज लेबर क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है। जब वो वापस आता है तब नेबर के साथ, फैमिली के साथ वो दिक्कत कर देता है, और दिक्कत होती है तो क्या हो जाता है, अनरेस्ट शुरू हो जाती है। ओके, ब्रेमैन कंसेप्ट, फुटलूज इन डॉट, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इसलिए लास्ट में रखे वंदना शिवा और ब्रेमैन, ये दोनों डालने ही है हमको। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए ड्रॉट प्रॉन बुंदेलखंड, सीजनल माइग्रेशन होता है, इरोड्स एग्रेरियन लाइवलीहुड प्रोड्यूसिंग रिटर्न टाइम कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड वेज वेलफेयर, ठीक है। अगर आपको बुंदेलखंड का याद नहीं आया, मतलब बुंदेलखंड का क्या था, ड्रॉट होता है, तो ड्रॉट एरिया में, ड्रॉट टाइम में लाइवलीहुड खत्म हो जाता है, तो यहाँ आ जाते हैं। वैसे आप केरला का पॉइंट डाल सकते हैं, केरला की स्टडी थी लीला दुबे की थी शायद। ओके, लीला दुबे ने जो केरला में माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे बताया था कि जब रिवर्स माइग्रेशन हो जाता है वहाँ पे भी, तो जो पहले से वहाँ रह रहे हैं वहाँ उनके साथ दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है। केरला डाल दो, बुंदेलखंड डाल दो, जो आपका मन करे, मतलब जो कंटेक्स्ट बने, बट ऊपर नीचे सेम रहेगा, वो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारे 11 पॉइंट्स हो गए। अब 11 पॉइंट्स के बाद एक अच्छी, मतलब एक बात जो आपका 0.5 मार्क्स बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। ओके, देखो अब हम एक एक इंस्टीट्यूट लेके अनरेस्ट बताएं, बट अभी हमें क्या करना है, एक माइक्रो डायग्राम बनाएंगे। माइक्रो डायग्राम के कोई भी बनाओ आप, और नीचे ऐसे लिखना है आपको। ओके, कोई भी माइक्रो डायग्राम के नीचे फिगर लिख दो, और फिगर क्या है वो लिख दो। हमारी फिगर जो होगी वो होगी इंटरकनेक्शंस मल्टीप्लाई अनरेस्ट। ओके, हमने ऊपर जो लिखा है, जैसे किनशिप का पॉइंट, ओके,
हायरार्की का पॉइंट, एग्रीकल्चर का पॉइंट, हायरार्की मतलब डोमिनेंट कास्ट का पॉइंट, एग्रीकल्चर का पॉइंट, या फिर अभी हम यहाँ पे क्या निकले, फुटलूज लेबर का पॉइंट। ओके, और यहाँ पे एरो दिखाने, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में कहाँ से आई, मतलब ऐसे करना चाहिए। ज्योग्राफी में हमने रॉक साइकिल पढ़ी थी ना। रॉक साइकिल में क्या होता है, इग्नियस रॉक टू सेडिमेंट्री रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक, वो एक डायग्राम अच्छी बन जाती है कि कैसे एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। वहीं से एक दिमाग में आया कि हम एग्ज़ाम मतलब ऐसे क्वेश्चन में, पर्टिकुलर विलेज के क्वेश्चन में एंड में ये डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बस ये दिखाना है कि कैसे एग्रीकल्चर ने अनरेस्ट करवाई, ये तो हमने देख लिया। अब हम बताएंगे कि एग्रीकल्चर फुटलूज लेबर लीड्स टू एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, या फिर फुटलूज लेबर कैसे किनशिप लीड्स टू किनशिप में अनरेस्ट। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो बस ऐसा नहीं खुद आइसोलेशन में अनरेस्ट करवाते हैं, बट ये एक दूसरे का स्पिल ओवर इफेक्ट भी है। ओके, ये हम बताएंगे यहाँ पे डायग्राम में बना के। ठीक, तो ये अच्छा रहेगा बताने के लिए कि मतलब एग्जामिनर को क्वेश्चन के एंड में पता चल जाएगा कि आप बस आइसोलेशन में ही आप ये भी देखें कि एक दूसरे का कैसे इफेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, और ये तभी भी यूज़ कर सकते हो आप 10 मार्कर में, कब, जब आप देखते हो कि आपके 6-7 पॉइंट ही हुए हैं, मतलब स्पेस उतनी ही थी बट आपके पास तो 11 पॉइंट है, तो जो बचे हुए 4-5 पॉइंट है वो इसमें लिख दो, इस डायग्राम में, जिससे आपका कम स्पेस भी होगा और पता भी चलेगा एग्जामिनर को कि आपको होलिस्टिक पता है बट जगह नहीं है आपके पास, इसलिए आप नहीं लिख पाए। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो डायग्राम हो जाएगी, और जनरली हाफ पेज में ये सब हो जाएगा। क्या क्या, ये आपकी डायग्राम प्लस कंक्लूजन। ठीक, तो डायग्राम समझ गए आप कैसे दिखानी है। मैं आपको जो आंसर प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, वहाँ से अच्छे से समझ लो कैसे करना है। सो रूरल, अभी अब हम आ गए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन कैसे लिखना है यहाँ पे वो देख लो। ये कंक्लूजन में स्टार्टिंग में तो हम समराइज कर देंगे हमने क्या लिखा। सो रूरल अनरेस्ट इज मल्टी कॉजल, सोल्यूशन अनरेस्ट इज मल्टी कॉजल। ओके, सोल्यूशन रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये हम कर लिए। मल्टी कॉजल कैसे कि ऊपर ही डायग्राम हमारी होगी, तो ये अच्छा लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख दो, कंक्लूजन प्लस वे फॉरवर्ड। ये ट्रिक कोई टॉपर ही थी 2023 की शायद, उनसे हमें पता चला, वो ऐसा लिख रहे थे कि कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस में। तो ये जो विलेज के क्वेश्चन है ना, उसमें ये अच्छा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे लिखना है कंक्लूजन में, पहले थोड़ा सा समराइज कर दो कि ऊपर हमने जो भी लिखा है, और उसके बाद वे फॉरवर्ड में जो भी ऊपर हमने प्रॉब्लम लिखे है उसके ग्राउंडेड एग्जाम्पल दे दो कि उसे वे फॉरवर्ड में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बट ये एग्जाम्पल देते हुए एग्जाम्पल्स को ग्राउंडेड रखो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड टू एड्रेस लैंड फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा इशू था। और एक दिया हमने कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एल्डरली के लिए या फिर वुमेन के लिए, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड दोनों हमारे अच्छे से हो जाएंगे। वे फॉरवर्ड में ग्राउंडेड एग्जाम्पल यूज़ करना है। तो फिक्स हो गया हमारा पूरा फ्रेमवर्क कैसे करना है, इंट्रो कैसे करना है, आइडेंटिटी कार्ड, फिर बॉडी में सोशियोलॉजी रखना है, नीचे कंटेक्स्ट और बीच में एग्जाम्पल कनेक्ट कर देना है। फिर हमारे आ गए माइक्रो डायग्राम और उसके बाद आ गया कंक्लूजन प्लस वे फॉरवर्ड। ठीक, फिक्स। हमने, मुझे मतलब पता है हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, बट फर्स्ट क्वेश्चन था ये, आपको जानना ज़रूरी था कि कैसे क्या करना है। अब सेकंड क्वेश्चन को जाने से पहले एक बार देख लेते कि रिव्यू क्या मिला। 14 मार्क्स, 20 ठीक मार्क्स हैं, कोई गड़बड़ नहीं। एक्सीलेंट इंटीग्रेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडियन सोशोलॉजीज, हमने जो किया तो ठीक है, एक्सीलेंट है। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस मिला, ओके। स्ट्रॉन्ग इंपीरियल ग्राउंडिंग यूजिंग कंटेम्प्रेरी डेटा, ये भी ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर से ही एग्जाम्पल्स को ग्राउंडेड रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। हाईली इफेक्टिव यूज़ ऑफ करंट इवेंट्स, ओके, जैसे हमने पेप्सिको का यूज़ किया, 86% फार्मर का यूज़ किया, हाथरस अनरेस्ट का यूज़ किया। ठीक है, हाईली इफेक्टिव। इंक्लूजन ऑफ फ्लो चार्ट, ये देखो इंक्लूजन ऑफ फ्लो चार्ट जानबूझ के मतलब अच्छा पॉइंट है ये आपको डालना ही है, और इससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी आपका अच्छा हो जाता है। ठीक, और 5th पॉइंट, द आंसर सक्सेसफुली मेंटेन शार्प सोशियोलॉजिकल फोकस, मतलब ओवरऑल
जनरल स्टडी जैसा नहीं लग रहा हमारा आंसर, ओके लग रहा है सोशियोलॉजी जैसा, ठीक। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप जल्दी हम कर लेंगे, क्यों? क्योंकि पहले ही शायद 50-60 मिनट्स का हो गया और यूट्यूब पे इतने बड़े वीडियोस कोई देख नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं हम कि यूट्यूबर हैं कि व्यूज चाहिए, वो तो नहीं है। हमें यही है कि अभी इस चीज़ से किसी का सिलेक्शन निकल जाए 2026 में, यही हमारा एम है पूरा का पूरा, ठीक है। बट फिर भी आप समझ रहे हो ना कि व्यूज़ भी नहीं होते, तो हमें भी पता नहीं चल रहा कि आपको एक्चुअल में ये यूज़फुल है नहीं है, ठीक। तो थोड़ा सा जल्दी ही कर लेंगे ये क्वेश्चन। और जल्दी क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा अलग लगेगा कि पिछला तो कुछ अनरेस्ट का बोल रहा था, और यहाँ पे कह रहा है इंडियन रूरल सोसाइटी इज फैक्शन रिडन सोसाइटी डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फैक्शन रिडन मतलब टूटी फूटी सोसाइटी कैसे है वो बताओ। तो इन शॉर्ट ये हमें बता रहा है कि आपका जो 11 पॉइंट फ्रेमवर्क है वो कैसे टूटा हुआ है, बताओ हमें, ओके। उसमें हर एक इंस्टीट्यूट है ना, जैसे कौन सी इंस्टीट्यूट है, किनशिप हो गई, डोमिनेंट कास्ट हो गई, वो कैसे टूटी है वो बताओ। तो ऊपर पिछले क्वेश्चन में हम क्या बता रहे थे कि डोमिनेंट कास्ट में लैंड फ्रैगमेंटेशन है और लैंड फ्रैगमेंटेशन की वजह से अनरेस्ट हो गई है। अब यहाँ हम बताएंगे कि लैंड फ्रैगमेंटेशन है उसके वजह से फैक्शन रिडन कैसा हो गया है, कैसे हो गया है। सेम, कोई चीज़ चेंज नहीं, 10 मार्कर्स के लिए है ये पॉइंट, ठीक। सेम इसलिए जो टॉपर्स भी कहते हैं कि PYQ करो, क्यों? क्योंकि बस क्वेश्चन पढ़ के ना हमें समझ में नहीं आता कि एक जैसे है या नहीं, बट आप जब लिखने जाते हो ना, और स्पेशली फ्रेमवर्क से, तब आपको ज़्यादा समझ में आता है कि क्या रिपीटेशन है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जो विलेज अनरेस्ट है, रूरल अनरेस्ट है, वो रिपीटेशन आपका होते जा रहा है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हम जैसे देखते हैं स्टार्टिंग को कि समराइज़ कर देंगे, और समराइज़ करने के बाद मतलब आइडेंटिटी कार्ड है ना हमारा, तो नीचे जो लिखेंगे उसी को हम लिख देंगे यहाँ पे। बस जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं उन्हें अभी यूज़ करेंगे। फैक्शन रीडन यूज़ करें, सोसाइटी रेफर्स टू रूरल सोशल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ राइवल एंड ऑर्गेनाइज अलाइनमेंट रूटेड इन कास्ट किनशिप। इसके वजह से यही लिखने वाले हैं ना, कास्ट किनशिप, तो वही लिखा। उसके वजह से फैक्शन रीडन नॉट ड्यू टू एपिसोडिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चरल है, बट बिकॉज दिस इंड्यूरिंग डिविजन शेप एवरीडे इंटरैक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ, ठीक है। सो हमारा आइडेंटिटी कार्ड रेडी हो गया। विलेज के हर एक क्वेश्चन में यही करना है, थोड़ी दिन बाद, मतलब 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको भी आसान लगेगा कि ऐसे ही आ जाएगा। जब आप अभी तक इंट्रोडक्शन के लिए इतना ये कर रहे थे ना कि इंट्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, जल्दी करते हैं थोड़ा, श्रीनिवास का पॉइंट था। ऊपर हमने श्रीनिवास लिख दिया और नीचे हम लिख देंगे कंटेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है, श्रीनिवास और कंटेक्स्ट हम यहाँ पे मराठा का भी यूज़ कर रहे हैं, बट मुझे आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देने हैं, इसलिए यहाँ पे ये यूज़ करा, वोकलिगा फैक्टर इन मांड्या कर्नाटका। यहाँ पे क्या हुआ था, बट ऊपर लिख दिया श्रीनिवास शोड विलेज स्ट्रक्चर अराउंड डोमिनेंट कास्ट बट डिक्लाइनिंग लैंड कंट्रोल फ्रैगमेंट्स। वहाँ पे हम यूज़ किए थे 86%। यहाँ पे वो डेटा यूज़ नहीं किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा यूज़ कर लिया, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक। दिस प्रोड्यूस इंटरकास्ट राइवल फैक्शन competing for cooperatives as seen among वोकलिगा फैक्शन इन मांड्या कर्नाटका, ठीक है, कि कोऑपरेटिव लैंड पे कंट्रोल कम हो गया है, तो अब जो डोमिनेंट कास्ट है वो कोऑपरेटिव या LAG उन सब पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसलिए फैक्शन रिडन हो गया है। दो फैक्शन रिडन मतलब वही दो कम्युनिटी है, उनमें कैसे डिफरेंस आ रहा है वो हमें बताना है विलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डोमिनेंट कास्ट और अदर कम्युनिटी में कैसे होता है, हो रहा है मांड्या में, वो बता दिया। सेकेंड पॉइंट हमारा था कार्वे जी का। कार्वे क्या कहती थी, किनशिप। किनशिप में क्या, अब ऐसा किनशिप क्या होता है, इंश्योरेंस का काम करता है, बट ऐसा तो नहीं कि बस एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बहुत सारे हैं, मतलब किनशिप तो बहुत सारे हैं, तो इंश्योरेंस 1 हो गया, किसी जगह सेकंड किनशिप होगी तो इंश्योरेंस 2 हो गया। इंश्योरेंस क्या करता है, अपने किनशिप को आगे ले जाने का ट्राई करता है, उसके वजह से दूसरी किनशिप नीचे हो जाती है, तो ये क्या हुआ, फैक्शन रिडन हो गया, बस वही बताएंगे। यहाँ पे हमने देखा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र सरपंच इलेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ था, महाराष्ट्र सरपंच इलेक्शन में, महाराष्ट्र में जो अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं ना, वो 3 ईयर्स बाद हो रहे हैं,
ओके। और सोशियोलॉजिकल व्यू ऐसा क्यों है, क्योंकि कर्वे जी बताते हैं क्योंकि जो एलएजी के इलेक्शन होते हैं स्पेशली वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वहाँ पे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, ऐसा नहीं कि ये मेजर पार्टी नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे किनशिप का पॉलिटिक्स बहुत चलता है कि हमारे किनशिप का ही सरपंच बने, ये पॉलिटिक्स वहाँ पे चलता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक किनशिप की दूसरे किनशिप के साथ दिक्कत हो जाती है। वही हम लिखे यहाँ पे कि कर्वेज किनशिप नेटवर्क जनरेट सॉलिडारिटी बट ऑल्सो फ्रैक्शनल ब्लॉक्स, ठीक। लिनेज एंड मैरिज अलायंस, यहाँ पे हम किनशिप का बताया, मैरिज अलायंस का बता दो, ठीक है, कि मैरिज अलायंस की वजह से जो वायलेंस होता है, ओके। कन्वर्ट सोशल टाइज इनटू पॉलिटिकल कैंप्स एविडेंट इन वेस्टर्न महाराष्ट्र विलेज वेयर एक्सटेंडेड किन ग्रुप बैक राइवल सरपंच कैंडिडेट्स, ठीक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र ऐड कर सकते हो, या अगर आप किसी और एरिया से हो जहाँ पे आप लोकली देख रहे हो तो वहाँ पे डाल दो, जैसे नॉर्थ बिहार डाल दो, नॉर्थ बिहार में भी सेम सिस्टम है, एलएजी में किनशिप का बहुत चलता है वहाँ पे, या यूपी का डाल दो जो बरेली एरिया है, बरेली एरिया में गंगवार पॉलिटिक्स बहुत फेमस है वहाँ का, वो डाल सकते हो, ठीक है। तो वही ऊपर हम वही करे जा रहे हैं और वही है, अनरेस्ट की जगह फैक्शन लीडर डाले जा रहे हैं और कोई चेंज नहीं। थर्ड पॉइंट, AR देसाई मार्क्सिस्ट। AR देसाई का क्या बताएंगे हम कि कैपिटलिस्ट इन्फ्यूजन होता है और कैपिटलिस्ट इन्फ्यूजन की वजह से कैसे चेंजेस होता है। पहले हमने बताया था पेप्सिको का, अब यहाँ पे आप शुगर किन कोऑपरेटिव का डाल सकते हो, ओके। शुगर किन कोऑपरेटिव का मतलब शुगर किन कोऑपरेटिव में क्या हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो पीजेंट हैं उनमें फैक्शन रिडन हो गया है, वेज को लेके, जो प्रॉफिट है उसको लेके कि वो कैसे डिवाइड होगा, ओके। तो शुगर किन कहाँ पे है, एक तो यूपी में वो डाल दो या फिर महाराष्ट्र का डाल दो, ओके। महाराष्ट्र में जो विदर्भ एरिया में है या यूपी में, वेस्टर्न यूपी में जो है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट का हम डाल दिया देसाई का, देसाइज मार्क्सिस्ट लिंक्स फ्रैक्शनलिज्म टू क्लास डिफरेंशिएशन, ओके फाइन। लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स एंड लेबर फ्रॉम अपोजिट कैंप, क्यों, वेजेस की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जो हम देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी में शुगर केन के इसमें, ठीक है, या महाराष्ट्र में शुगर केन की वजह से, या इवन आप यहाँ पेप्सिको भी डाल दो, ठीक है। पेप्सिको की वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो और जो पीसेंट है वो हैं उनमें कैसे हो रहा है पोटैटो को लेके, वो डाल सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आंध्रे बेते। आंध्रे बेते का जो पॉइंट होगा वो होगा मॉडल हमारा कास्ट, क्लास एंड पावर, ओके। यहाँ पे जो था बेते, आंध्रे बेते आर्ग्यूड दैट वेयर कास्ट, क्लास, पावर डू नॉट, ऊपर जैसा ही सेम है क्वेश्चन, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है कि तमिलनाडु फिर से वही डाल दिया हमने, तमिलनाडु का एग्जाम्पल, डोमिनेंट ओबीसी इलाइट्स एंड इमर्जिंग दलित कास्ट के वजह से कैसे फिक्शन रिटर्न हो गया। बस वहाँ पे हम दिखा रहे थे एक कम्युनिटी में कैसे हो गया अनरेस्ट, दो कम्युनिटी में, और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि दोनों कम्युनिटी में कैसे लड़ाई हो रही है, मतलब फैक्शन रिटर्न कैसे है, ठीक है। तो कूल है, कास्ट, क्लास, डेमोक्रेटिक रोटेशन जो बताया था हमने वही पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट हमारा लुई डेमो का। लुई डेमो का था पॉलिटी एंड पोल्यूशन, ओके, कि कैसे एक कास्ट को मतलब पोल्यूशन की वजह से एक्सक्लूड किया जाता है या डिफ्रेंशिएट किया जाता है। वहाँ यहाँ पे हम वो तमिलनाडु का टेम्पल एंट्री डाल दो या राजस्थान का डाल दो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमने कि दलित टेम्पल इंटीरियर्स ड्यूमो, ठीक है, जानबूझ के ही मतलब सेम क्वेश्चन हमने रखे एक के बाद एक, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि वही कंटेक्स्ट यूज़ होने वाला है, कोई और कंटेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। जब पॉजिटिव आएगा फ्रेमिंग तब थोड़ा चेंज कर लेंगे, नेगेटिव के लिए सेम ही रहेगा, आसान है बहुत। नेक्स्ट हमारा था एफ जी बेली का कंसेप्ट क्या था, इकोनॉमिक चेंजेस या इकोनॉमिक मोबिलिटी की वजह से कैसे अनइवन हो जाता है वो बताना है। तो वही बता दिया, स्कैरसिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स फ्यूल राइवरली विजिबल इन फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, यहाँ पे पीएम आवास का डाल दिया ईस्टर्न यूपी में, जो पिछली बार भी यही डाले ना, यहाँ पे भी वही डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे आम्बेडकर जी ने कहा था एक्सक्लूजन इंक्लूजन पैटर्न, तो यहाँ पे विदर्भ का डाल दिया हम, क्योंकि पहले वेस्टर्न यूपी का डाले थे। तो यहाँ पे विदर्भ विलेजेस सस्टेन परमानेंट एंटागोनिस्टिक फैक्शन विद इन अ विलेज, क्यों, रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन की वजह से या गेटोसाइजेशन की वजह से।
यहाँ पे आप मुस्लिम का भी एग्जांपल डाल सकते हो कि गुजरात में सूरत में न्यूज़ थी ना कि मुस्लिम को घेटोसाइजेशन कर दिया है, मतलब इनकी सेटलमेंट जो है वो घेटोज में पाई जाती है गुजरात में, और यहाँ पे सर्विस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इंक्लूजन कर दिया, इसलिए यहाँ पे जो मुस्लिम भी है उनमें अनरेस्ट हो गई है या फिर फैक्शन रिडन सोसाइटी बन गई है। ओके, और सोशियोलॉजी तो है ही ऊपर, सोशियोलॉजी का पॉइंट और नीचे वो डाल दो। नेक्स्ट है एस.ए. दुबे का। एस.ए. दुबे का हम क्या बताएंगे कि इथनोग्राफिक होना चाहिए, इथनोग्राफिकली सेंसिटिव, अगर नहीं रहा तो दो कम्युनिटी में दिक्कत हो जाती है। ओके, वो फिर क्लास कम्युनिटी हो सकती है या फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी, कुछ भी हो सकती है। फैक्शन हिडन अलग अलग में दिखाएंगे। कैनल इरिगेशन जो मैंने बताया था कि इधर के फार्मर हैं, उन्होंने ज़्यादा वाटर ले लिया तो नीचे के फार्मर्स बुरा मान जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मतलब फैक्शन हिडन सोसाइटी। ये हुआ था बात तेलंगाना में। कैनल इरिगेशन इन तेलंगाना क्रिएटेड वाटर बेस्ड फैक्शन बिटवीन हेड रीच ऊपर के एंड टेल एंड फार्मर्स, इंस्टीट्यूशनलाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट। आप ये इसमें भी लिख सकते हो ना, रिवर इंटरलिंकिंग, नहीं जो इंटरस्टेट रिवर में भी लिख सकते हो, वहाँ पे भी तो स्टेट इंटरवेंशन होता है। दो रिवर का डाल दो, जैसे मोस्ट कॉमन है अपनी कावेरी रिवर, जो बहुत टाइम से, बहुत सालों से शुरू है, वो डाल दो कि कैसे दो स्टेट के विलेजेस में दिक्कत हो रही है, फैक्शन रिडन सोसाइटी बन चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे थे 9th आशीष नंदी। आशीष नंदी का मैंने कहा था कनेक्ट कैसे करना है वो याद करना, कंटेक्स्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही रहेगी। जैसे फिर हम पहले भी राजस्थान का यूज़ किए, अब भी राजस्थान का यूज़ कर रहे हैं। सोलर पार्क की वजह से कैसे दिक्कत हो रही है या कैसे प्रोटेस्ट वो हो रहा है, आशीष नंदी के पॉइंट में बता रही है कि कैसे सोशल इमेजिनेशन थी वो कट होके, वो जब कैंसिल हो जाती है तब आपका असली चेहरा समझ आता है, जो है फैक्शन रिडन सोसाइटी। ओके, 10 पॉइंट हमारा था शिवा का, वंदना शिवाजी का। उन्होंने कहा था कि इकोलॉजी में कैसे स्ट्रेस होती है और उसके वजह से कैसे दिक्कत होती है। बस्तर प्लेटू में बहुत सारे जो हम देखे थे 20-25% वो फॉरेस्ट पे है, बट अगर ड्रॉट आ गया तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम हो जाएगा, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम होगा तब क्या होगा, दो लोगों में लड़ाई हो जाएगी कि मैं लूँगा, वही हम बताएं यहाँ पे। ठीक, 11 पॉइंट जैन ब्राह्मण का था। जैन ब्राह्मण हमें कहते थे फुटलूज लेबर या फिर सर्कुलर माइग्रेशन, तो वही हम बता दिए कि बुंदेलखंड, पहले हमने बुंदेलखंड, तो यहाँ पे आप केरला का डाल सकते हो, क्योंकि पिछले पॉइंट में हम यूज़ किए ना वंदना शिवा में। तो वही जब माइग्रेंट्स वर्सेस नॉन माइग्रेंट्स में कैसे होता है फैक्शन रिटर्न, वो इस पॉइंट से हम बता देंगे। ठीक, सब पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, जल्दी जानबूझ के भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही सब है। ओके, सो 11 पॉइंट हो गए हमारे, 10 मार्कर था, तो यहाँ पे डायग्राम का स्कोप थोड़ा कम बैठता है, बट यहाँ पे देखो पिछली बार क्या पूछा था, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ पे हम 80-20 यूज़ किए थे, राइट, बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 60-40। ठीक, 10 मार्कर से, इसलिए एंटीथेसिस पिछले बार हम नहीं लिए थे ना, यहाँ पे हम एंटीथेसिस का पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, हाफ पेज का एंटीथेसिस दे देंगे कि ऐसा नहीं बस फैक्शन रिडन है। और यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ होती है। क्या ट्रिक यूज़ होती है, जब भी आपको एंटीथेसिस देनी है तब आप क्या करोगे, अगर क्वेश्चन निगेटिव टोन में है तो कोई भी आप ऐसा थिंकर यूज़ कर लो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को फॉलो करता हो। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्यों, क्योंकि जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो सब में अच्छा देख लेते हैं, तो अगर आपका निगेटिव है तो हो गया पॉजिटिव, ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपको उसकी थ्योरी भी नहीं पता है फिर भी आप ये कर लो, इसलिए इसको हमने ट्रिक कहा है पॉजिटिव करने के लिए। जैसे यहाँ पे एमएनएस डाल दो, एमएनएस कहेंगे कि ऐसा नहीं बस फैक्शन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन भी होता है। जैसे जजमानी सिस्टम में हम देखें कि एक कास्ट में कैसे कोऑर्डिनेशन भी होता है, बस फैक्शन रिडन नहीं होती सोसाइटी। ठीक है, या अगर यहाँ पे पॉजिटिव से स्टेटमेंट हुआ, मतलब पॉजिटिव पूछ लिया, तो निगेटिव करने को आप क्या करोगे, पॉजिटिव है मतलब ये फंक्शनलिस्ट है, निगेटिव करने को आप यहाँ पे मार्क्सिस्ट थिंकर डाल दो। ओके, किसी भी मार्क्सिस्ट थिंकर का नाम लो, AR देसाई ले लो, या इवन आप आशीष नंदी का नाम ले लो। आशीष नंदी का थियरी थोड़ी नेगेटिव साइड है ना, या अंबेडकर जी का। ओके, उनका नाम लेके आप कंटेक्स्ट डाल दो और आपका काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ट्रिक है ये। अगर पॉजिटिव है एंटीथेसिस निगेटिव कर दो, अगर निगेटिव है एंटीथेसिस फंक्शनल कर दो। ओके फाइन, जैसे हमने यहाँ पे किया
However, as M.N. Srinivas suggested, faction-ridden structure does not imply constant disorder. Village often display situational cooperation. ठीक है, ये सब हो गया. उसके बाद हमारा कंक्लूजन आ जाएगा. कंक्लूजन में हमने जो बताया, वे फॉरवर्ड प्लस कंक्लूजन प्लस वे फॉरवर्ड रखना है. वे फॉरवर्ड को ग्राउंडेड रखना है. ठीक है, ये एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि किसी एग्जाम्पल को ग्राउंडेड कैसे रखना होता है. यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि स्टेट इंटरवेंशन, इकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड माइग्रेशन, स्ट्रॉन्ग लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, ये दोनों हमने सॉल्यूशन दे दिया. कैन ट्रांसफॉर्म डिवीजन इनटू रेगुलेटेड डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन. ओके, यहाँ पे आप लोकल इंस्टीट्यूशन की जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ग्राउंडेड हो गया. ग्राउंडेड एग्जाम्पल क्या होते हैं ये समझने के लिए दिमाग में बना लो कि आप कलेक्टर हो. ठीक है, आप कलेक्टर हो और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है या विलेज है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि फैक्शन रिडन सोसाइटी हो रही है. तो यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं. आप उन्हें क्या बोलोगे कि जाओ और सोशल इंस्टीट्यूशन है उसे स्ट्रांग बनाओ, ऐसा बोलोगे? अगर ऐसा बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे ये क्या बोले, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे स्ट्रांग हो रहा है. बट आप वही यहाँ पे बोले कि जाओ और जो वहाँ पे ग्राम पंचायत है उसे स्ट्रांग बनाओ. जो सचिव है उसे बोलो कि आपके पास पावर है, जो भी स्कीम आए उसे आप अच्छे से रूल बेस फॉलो करोगे ऑब्जेक्टिव के साथ, जिससे फैक्शन रिडन ना हो. अब हो गया आपका एग्जाम्पल ग्राउंडेड ना, कि आप कलेक्टर हो, आप आपके लोअर जो भी हैं उनको ऐसा काम बताओगे कि वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, वो कंफ्यूज नहीं होंगे. ऐसे जो एग्जाम्पल है इन्हें ही हम कहते हैं ग्राउंडेड एग्जाम्पल. तो आई होप आप समझ गए कि ग्राउंडेड एग्जाम्पल कैसे है और इन्हें कैसे सोचना है. तो यहाँ पे हम सोशल इंस्टीट्यूट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे LHE. इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की जगह हम वही लिखेंगे कि डेमोक्रेटिक रोटेशन, ये वो, या इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन भी थोड़ा ग्राउंडेड है. ठीक है, या टेम्पल एंट्री को हो रही है नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन से काम हो रहा है नहीं, इक्वालिटी के जो आर्टिकल्स है वो फॉलो हो रहे हैं नहीं, वो सब करेंगे. तो हो गए हमारे क्वेश्चन 2 आज के. आई होप आप समझ गए होंगे. प्रैक्टिस करो लिखने की, अच्छे से सब हो जाएगा. सो